वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सेट सी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हमने 2 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इज़ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा सप्लाई कर्व बनेगा जहाँ पर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका मीनिंग लिख के ये मीनिंग बता दोगे। उसके बाद है व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? इससे पहले हमने एक नेशनल इनकम वाला जो हमारा सीरीज का पार्ट है नेशनल इनकम, इससे पहले वाली वीडियो में किया था, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट इस नाम से वीडियो मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, ये सारे कंसेप्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। तो पर्सनल इनकम क्या है कि हम प्राइवेट इनकम में से जो कॉरपोरेशन टैक्स है और कॉरपोरेट जो सेविंग है ये माइनस कर देते हैं, तो आपकी पर्सनल इनकम निकल आती है। उसके बाद है एग्रीगेट डिमांड क्या है? समग्र मांग किसे कहते हैं? तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। देन निवेश गुणक की धारणा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? आप मीनिंग बताकर आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कि के इज इक्वल टू इनकम, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कई गुना चेंज होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। उसके बाद है गिव द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी जब आप काम करना चाहते हैं बट आपको काम नहीं मिल रहा, वो अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड, गिव इट एग्जाम्पल। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं जैसे चाय और कॉफ़ी, एक को दूसरे की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पूछा हुआ है, तो आप पेप्सी कोला, कोका कोला या फिर चाय कॉफ़ी एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्या है? जब हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन साधन कम होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, और जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये आप यहाँ पर तीनों लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 9, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर। ये प्रीवियस ईयर जो हमने और भी किए हैं सेट, वहाँ पर भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो साधन के प्रतिफल है रिटर्न्स टू ए फैक्टर, ओनली वन वेरिएबल लेबर की वजह से जो चेंज होगा, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है ये। पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है? रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं और ये लॉन्ग रन कंसेप्ट है। आप इसके 4 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है मांग की कीमत लोच को मापने की जो परसेंटेज मेथड है या फिर अनुपातिक विधि है। परसेंटेज मेथड कौन सा होता है? जिसमें हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, इन दोनों का रेशो निकालते हैं, ये वाला। यहाँ पर आप मांग की कीमत रोज का मीनिंग लिख देंगे, फिर ये फॉर्मूला लिख के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं और व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। व्यापारिक बैंक हमारे पब्लिक सेक्टर वाले भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक है, HDFC है, SBI है, PNB है। तो केंद्रीय बैंक का जो मेन मोटिव होता है वो पब्लिक वेलफेयर होता है, बल्कि कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है और सरकार का बैंक होता है, नोट जारी करने का इसको अधिकार होता है। व्यापारिक बैंकों को अधिकार नहीं होता। केंद्रीय बैंक का जनता के साथ सीधा रिलेशन नहीं होता, बट व्यापारिक बैंकों का होता है। इस तरीके से आप कोई 4 रिलेशन यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ये निकालना है। टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट आ गई। उसके बाद ये देखिए 28 को हम 2 से करेंगे 14, तो इस तरीके से जब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि जैसे ये हमारा नेक्स्ट में से MC इज इक्वल टू TCN माइनस 1, नेक्स्ट वाली यूनिट में से लास्ट वाली हम माइनस कर देंगे। जैसे 28 में से 20 कर दिया, 34 में से 28 माइनस कर दिया, इस तरीके से हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनका वर्णन करना है, तो कोई 4 आपने यहाँ पर लिखने हैं। सरकारी बजट क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट।
जो कि सरकार के खर्चे और इनकम का एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इकोनॉमिक वेलफेयर करना, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। बजट वाला आपका कंप्लीट चैप्टर दे रखा है, उसमें से आपने ये क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में किस प्रकार एक फर्म द्वारा असामान्य लाभ कमाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है ये, जिसमें हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस ये वाला कंसेप्ट देखते हैं। तो इसमें ARMR हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं, वाई पर हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात की है तो कंडीशन क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हमारी यू शेप होती है और एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, दोनों बराबर हैं। एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट में से मार्जिनल कॉस्ट कट करके ऊपर की तरफ जाएगा, और हमारी फर्स्ट ऑर्डर ने सेकंड ऑर्डर कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है, जहाँ पर MC/MR इक्वल है और MC/MR को नीचे से कट कर रहा है। तो ये हमारे क्या है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये आप डायग्राम इसके बता देंगे। उसके बाद है एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में कोई 4 अंतर आपने बताने हैं। स्टेट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में देर आर सो मैनी बायर्स, सो मैनी सेलर। मोनोपोली में कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होती है फर्म, बट मोनोपोली में प्राइस मेकर होती है फर्म। इस तरीके से आप बता देंगे। परफेक्ट कंपटीशन में ARMR एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, बट मोनोपोली में ARMR हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये 4 डिफरेंस आप इसमें बता देंगे। उसके बाद है एकाधिकार किसे कहते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 6 नंबर का। अब 2 मार्क्स के हिसाब से तो इसमें बताना है एकाधिकार किसे कहते हैं, मोनोपोली क्या है, और जिसमें एक सिंगल सेलर होता है, कोई क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, और इसकी मुख्य विशेषताएं आपने बता देनी है कि ये प्राइस मेकर होता है, तो इसका मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना होता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे 6 नंबर के हिसाब से। उसके बाद है साधन के घटते प्रतिफल के नियम के एक्सप्लेन द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ये बहुत बार हमने क्वेश्चन कर रखा है कि जो साधन के घटते प्रतिफल हैं, सिर्फ ये आपने बताना है कि जो प्रोडक्शन हमारा घट रहा है घटती दर से, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये टोटल प्रोडक्ट है, कि हमारा घटता है घटती दर से। आप इसका स्टार्टिंग में बता देंगे कि साधन के जो घटते प्रतिफल हैं वो किस वजह से होते हैं, मीनिंग टेबल सब कुछ बता के इन्होंने पूछा हुआ है 6 नंबर में। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव मेथड है कंट्रोलिंग क्रेडिट के, तो बताएंगे आप कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव 2 टूल हैं जो यूज़ होते हैं। क्वांटिटेटिव में कौन कौन से मेथड आएंगे और जो क्वालिटेटिव है उसमें कौन कौन से आएंगे। तो क्वांटिटेटिव में हमारे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बहुत अच्छे से हमने कर रखा है, तो आप ये 6 पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद है इसी का अथवा में दे रखा है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट दे रखा है तो टोटल प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट दे रखा हो, मार्जिनल निकालते टाइम हम अगली यूनिट में से पिछले को माइनस करते हैं, तो मार्जिनल में हम क्या करेंगे, अगली यूनिट को पिछले में प्लस करते चले जाएंगे। टोटल प्रोडक्ट हो गया। जब टोटल प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा तो उसको हम प्रोडक्ट, ये इकाइयाँ, कारक इकाइयाँ, इनके साथ अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट है मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले तत्व। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग बता देना है, फॉर्मूला बता देना है, P/Q ये इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, आगे माइनस का साइन बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर देर आर सो मैनी फैक्टर्स। डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि वस्तु की प्रकृति कैसी है, वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, आपके उसके सब्सिट्यूट कितने अवेलेबल हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर इनको लिख देंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि अथवा में दे रखा है इनकम मेथड। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ये 3 मेथड होते हैं। तो आप इनकम मेथड इसमें बताना है आपने। इसके 3 वो सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, इंडस्ट्री से कैसे इसको लिया जाता है, तो GDP निकलाएगा। फिर इसमें कौन कौन से मिक्स्ड इनकम, कंपनसेटरी, ऑपरेटिंग सरप्लस ये इंक्लूड होता है, उसको फिर हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड के सारे स्टेप बताकर इसकी प्रिकॉशन हम बता देंगे 6 नंबर में। तो आपका ये सेट C यहाँ पर कंप्लीट है, जिसमें हमने 4 2 नंबर, 6 नंबर के सारे इस पार्ट में ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।